तरफ। आम के लिए बोला गया ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्ट अमाशयगतम रसमामम प्रचक्षते। इसके ऊपर एक मेरा लेक्चर है डिटेल में, जो मैं लास्ट ईयर मैंने अपने क्लिनिकल क्लासेस में दिया था, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। यहाँ पर देखिए इस श्लोक को एक हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद इतना डिटेल में आपने कॉलेज में नहीं सुना हो, अब सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं ऊष्मणो अल्प बलत्वेन। क्या बोल रहे हैं? ऊष्मा का अल्प बल, मतलब आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी है, जितनी हीट है, वो अल्प बल में है। समझते चलिएगा इसको, उसकी ताकत कम है, कमजोर ताकत में है वो अग्नि। फिर बोल रहे हैं धातुम आद्य पाचितम, धातु इत्यादि को पचाने वाले। दुष्ट अमाशयगतम, अमाशय दूषित है। रस मामम प्रचक्षिते, उसके बाद जो रस धातु हमें मिलती है वही आम होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि कमजोर पाचन के बाद आपको जो भोजन से रस निकल के आ रहा है वही आम होता है। उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा धात्वाग्नेन अल्प बलत्वेन, उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा भूताग्नेन अल्प बलत्वेन, उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा जाठराग्नेन अल्प बलत्वेन। उन्होंने पहले ही बोला है ऊष्मण अल्प बलत्वेन। ये आपकी जाठराग्नि भी है, मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी अग्नि है, ये फायर, डाइजेस्टिव फायर है। दूसरा ये आपकी सेल्स के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस भी है। साथ में आपके ऑर्गन्स के अंदर भी होने वाली सारी हार्मोनल रिएक्शंस या एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी है। उन्होंने एक जगह पे नहीं बोला है, मतलब आम आपके इंटेस्टाइन में तो बन ही रहा है, आम आपके सप्त धातु पोषण क्रम के निर्माण के समय भी बन रहा है, आम आपकी कोशिका के अंदर भी बन रहा है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स के रूप में मैं तुलना करता हूँ। ये मेरी हाइपोथेसिस है, किसी और की क्या होगी पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ। और साम दोष के उन्होंने बोले हैं श्वेत मूत्र आदि स्रोतों का अवरोध। बिल्कुल है भाई, स्टिकी होता है, ऐसा सबस्टेंस होता है, स्टिकी होता है, या जिसको बोलते हैं स्टिकी मीन्स। अब आप कहेंगे सर फ्री रेडिकल्स तो स्टिकी नहीं होते, फिर भाई स्टिकी तो क्या होता है, हमारे खाने मल में जो निकलता है वो चिपचिपा होता है या हमारा कफ होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप अगर फ्री रेडिकल्स की प्रोसेस को अगर आप पढ़ें तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपके सेल्स के साथ चिपकते हैं, सेल्स के साथ एक लिंक बनाते हैं, जैसे ताला चाबी सिद्धांत होता है ना, ऐसे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिससे सेल्स की मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगती है। क्या करते हैं वो? सेल्स के साथ चिपकने का काम करते हैं या सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ चिपकने का काम करते हैं, जिससे सेल्स की मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगती है और सेल डेड होने लगती है। तो ये भी तो चिपकना हो गया। तो इसको स्रोतो अवरोध, यहां पर आप इसको लेकर के चलेंगे। एक लाइन के अंदर बहुत बड़ी डिटेल में आपको बता गया हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को जब भी पेशेंट ट्रीट करेंगे, आप अगर ध्यान करके करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। इतनी बारीकी से अगर हम सोचने लगे, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने बोला चिपकता है, तो चिपकने का अर्थ हम केवल इतना समझ लेते हैं कि भाई चुंबक से जैसे लोहा चिपक जाता है, या गोंद से या ग्लू से या गम से हम पेपर चिपका देते हैं, या फेविक्विक से कुछ चिपका देते हैं तो ऐसा चिपकना होगा। नहीं भैया, ताले के अंदर चाबी घुसड़ना भी चिपकना है, किसी आदमी के पीछे बार बार घूमना भी चिपकना है, किसी लड़की के पीछे भी बार बार भागना चिपकना है। कहते हैं ना, पर भाई बड़ा बड़ा चिपकू आदमी है, तो कहीं ना कहीं चिपकू आदमी क्यों बोल रहे हैं उसको, कि भाई मैं कोई काम करने जाता हूँ, साला पीछे से वो आ जाता है और काम करने नहीं देता है। ऐसे ही हमारी कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, सेल्स काम कर रही होती है, सेल से चिपक जाता है, मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, सेल्स को प्रॉपर अपने फंक्शन नहीं करने देता है। ये क्या हो गया? स्रोतो अवरोध। ये बहुत बेसिक लेवल पर, हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। अगर आपने सेल को ठीक करना सीख लिया तो रोग तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है बल की हानि। बल की हानि, ये जब किसी चीज से चिपकेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आपके सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये अवरोध करेगा तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। शरीर गौरव, बॉडी के अंदर गुरुता। गुरुता का अर्थ है कि आपको किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा, आपकी बॉडी में भारी हैवीपन सा रहेगा, सिर भारी रहेगा, हाथ उठाने में आलस आएगा। आलस क्यों आएगा? कि आपको अपना हाथ ही 2 किलो का लग रहा होगा। हालांकि हो सकता है आपका सनी देओल जी का 2.5 किलो का है, तो हो सकता है आपका अभी 2.5 किलो का हो तो 5 किलो का लगेगा, 5 किलो का हाथ होगा तो 25 किलो का लगेगा। मतलब आपको लगेगा यार कौन हाथ उठा करके यार पानी ले, बेटा यार पानी ले आना। छोटी बहन है तो उससे कह दिया बेटा पानी ले आना, मम्मी से कह दिया मम्मी पानी दे दो, चाय दे दो।
तो इस प्रकार से गुरुता आएगी, और ये गुरुता आएगी तो क्या है, साथ में आलस भी तो आ रहा है आपको। और जब ये सारी चीजें आएंगी तो किसी भी काम को करने में आप आलस करोगे तो वहां रुचि भी कम हो जाएगी धीमे धीमे करके। तो आपकी रुचि भी कम होगी, साथ में अरुचि भी कम होगी। रुचि कम होना मतलब क्लम, थकावट, किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जिसको मैं क्लम को ज्यादातर रुचि के रूप में बोलता हूँ। रुचि और अरुचि मान के आसानी से याद हो जाता है। तो ऐसे में इसको करता हूं, तो इन चीजों को आप लक्षणों में देख सकते हो। इसका श्लोक मैं ऊपर आपको दिखाता हूं। बोला गया, स्रोतो रोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य अपंक्तिव निष्ठिव मल संग अरुचि कलमा। इस श्लोक को तोड़ के देखते हैं। आम के ऊपर मैं आज इसलिए ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि ये कई रोगों को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसको यही समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, और साथ में रियल लाइफ एग्जाम में जब पेशेंट सामने आएगा तो भी आपका एक भी पेशेंट नहीं छूटेगा, सब ठीक होंगे। श्रोतो अवरोध में बता ही चुका आपको, बल भ्रंश में बता ही चुका आपको, गुरुता में बता ही चुका। अब आता है अनिल मूढ़ता। अनिल मूढ़ता मतलब पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुआ वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेद। हमने पढ़ा है कि बॉडी के अंदर जो भी घूम रहा है ना, उसके पीछे वात दोष है। वहां गति गंध नहीं हो, जहां वात है वहां गति है, जहां हवा है वहां गति है। चाहे प्रकृति में देखो तो पेड़ हिल रहे हैं तो हवा के कारण हिल रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं तो हमारी हवा के कारण बोल पा रहे हैं। बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो है तो कोई ना कोई धक्का तो मार रहा होगा उस खून को। वो धक्का कौन मार रहा है, हवा मार रही है धक्का, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, जहां पर एयर होती है ना, तो ब्लड प्रेशर। तो इस प्रकार से अगर वो ब्लड वेसल्स के अंदर अवरोध हो गया है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स या लिपिड, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज करते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज। तो यहां पर इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। साथ में अगर हमारी इंटेस्टाइन में कहीं पर आम जमा है या आमज मल है, तो हमारी जो वायु की गति है वो ऊपर की तरफ होगी। तो पेशेंट बोलता है साहब चिपचिपी लेटरिन आती है, लेकिन क्या है, जब खाना खा लेते हैं ना तो उसकी थोड़ी देर बाद पेट फूलने लगता है, गुम सा हो जाता है पेट, गैस पास नहीं होती है। भाई गैस पास ना होना ही अनिल मूढ़ता, मूढ़ हो गई आपकी वायु, उसकी अनुलोम दिशा रुक गई, जिस दिशा में उसको जाना चाहिए था वो दिशा रुक गई, है ना। वो कौन सा गाना, जाना था जापान चीन पहुंच गए ना, तो वो वाली कंडीशन हो जाती है कि भाई जाना था जापान में, निकल गए डकार के रूप में, या डकार भी नहीं आ रही है भैया, वो पेट और हमारी छाती के बीच में फंसी हुई है। तो बोलता है भैया छाती फूलती है, सांस फूलती है। अब सांस फूल रही है, दिए जा रहे हैं इटियोफाइलिन, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन। अरे उससे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा किससे, उसकी गैस पास करवा दो। जब आप पेशेंट से पूछते हो भैया जिस दिन गैस पास हो जाती है उस दिन कैसा लगता है, अरे डॉक्टर साहब मजा आ जाता है, बॉडी हल्की लगने लगती है ना। और अगर यही चीज नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाए, न्यूरॉन्स में आ जाए, तो उसको मेमोरी टाइप इश्यूज आने लगते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर एक एक पॉइंट को एक एक घंटे में समझा जा सकता है। जब क्लिनिकल कोर्स हम कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर ऐसी बारीक से बारीक चीजों को बहुत डिटेल में समझाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि इन क्लास में अगर मैं आपको समझाने बैठा तो अपना ये सिलेबस रह जाएगा और कहीं और हम भटक जाएंगे। तो आपके जो भी डाउट हुआ करें आप कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी संकोच ना करें कि नहीं यार मैं तो एकेडमिक क्लास ले रहा हूँ और क्लिनिकल क्वेश्चन क्यों पूछूं। बिल्कुल पूछना है, 1000% पूछना है आपको, जो भी डाउट आपको आए कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। आलस्य, आलस्य में बता चुका आपको, अपक्ति डाइजेशन के बारे में भी बता चुका, निष्ठीव ये भी बता चुका मैं आपको, मल संग अरुचि कलमा ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मल रुक जाता है, अरुचि आती है, कलम आ जाता है। तो इस प्रकार से इन चीजों पर हम जब देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन जब हम करते हैं, वही चीज मैंने मल परीक्षा बताई आपको, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप पता कर लेंगे कि मल संग है या मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, कैसा है। तो ये आम दोष के बारे में हमने बोले। और इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट विपरीत निराम के लक्षण, निराम। डॉक्टर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप शायद क्वेश्चन टाइप करके भी मुझे बता सकते हैं। तो उसका अवरोध होता है तो स्वेद का निकलना कम हो जाता है, निकलता तो है कम हो जाता है, बहुत ज्यादा अवरोध होने पर बिल्कुल भी नहीं निकलता। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उसमें स्मेल आने लगती है ना, वो स्मेल आती है बहुत ज्यादा पित्त की वृद्धि होने से, रक्त में पित्त की वृद्धि होने से रक्त में आती है। आप पित्त के लक्षण पढ़ोगे तो उसमें स्मेल का भी दिया गया है, किस प्रकार की स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है, बहुत तीक्ष्ण गंध आती है। और तीक्ष्ण गुण पित्त का, अग्नि का गुण है और रक्त सदर्मी है ना। तो वहां पर अगर स्मेल आ रही है और पसीना स्वेटिंग ज्यादा कर रहा है तो उसमें पित्त बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मेदस्वी पुरुषों के अंदर बहुत ज्यादा पसीना आता है और उनकी स्मेल बहुत खतरनाक होती है। मेरे साथ ड्राइवर जी थे हमारे में, जहाँ पे पहले गवर्नमेंट जॉब में एक अलग इंस्टीट्यूट में था, तो वहां पर वो ड्राइवर साहब हमारे साथ जाते थे। उन बहुत अच्छी खासी बॉडी थी उनकी, फैटी थे, और उनको पसीना आता था और उस पसीने में स्मेल आती थी।
और साथ में उनको बहुत ज्यादा हीट लगती थी, स्पेशली खाना खाते वक्त, है ना। तो ये चीज होती है। अब जिसमें स्रोतो अवरोध होता है और पसीना नहीं आता है, वो एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हैं? ज्वर में। ज्वर में पसीना आ जाएगा तो भाई उसका फीवर उतर जाएगा, और पसीना नहीं आया तो उसको फीवर नहीं उतरेगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं। और ज्वर जब हम पढ़ेंगे तो मैं आम दोष को आपको समझाऊंगा। आम दोष बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए कोई भी ज्वर का रोगी आता है मेरे पास, मेडिसिन देने से पहले मैं उससे कहता हूं आपको शुंठी जल का पान करना है, सौंठ के पानी बना करके आपको पीना है, और उससे बहुत, जैसे हमारी 50% ज्वर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपको कि मूत्र अवरोध हो जाए, मूत्र व स्रोतस का अवरोध हो जाए। तो मूत्र अवरोध कई कंडीशन में हो सकता है। वहां पर हमारे कैलकुलस हो सकती है, कैलकुलस हो सकती है, जो कि आम दोष तो हम उसको नहीं कह सकते, एक अलग सबस्टेंस हो गया, उसको आगंतुज के रूप में भी हम मान सकते हैं। लेकिन जब अश्मरी हमने पढ़ी थी तो वहां पर हमने कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा सुना था, है ना। तो वो भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि फिल्ट्रेशन स्लिट होती है हमारी वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर, फिल्ट्रेशन स्लिट जो 25 नैनोमीटर के शायद आसपास होती हैं। तो फिल्ट्रेशन स्लिट पर आम सबस्टेंस चिपक जाते हैं, जिनको हम चाहे तो क्रिएटिन मान सकते हैं, चाहे हम यूरिक एसिड मान सकते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं। मतलब ऐसे विजातीय तत्व जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए हैं, उनको मान सकते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब भी किसी को रीनल फेल्यूर की कंडीशन डेवलप होती है तो क्या होता है वहां पर? रीनल फेल्यूर की कंडीशन में उस पेशेंट की जो यूरिन की अमाउंट होनी चाहिए, जब यूरिन बैग लगाते हैं उसको काउंट करने के लिए, तो जितना यूरिन उसको पर हवर 1 घंटे में निकलना चाहिए, उससे कम मात्रा में निकलता है। और जब अगर जितना यूरिन निकलना चाहिए उतनी मात्रा में निकलने लगे तो किडनी फिल्टर फिल्टर सही कर रही है। तो जितने भी मूत्र जनन द्रव्य है ना, मूत्र जनन द्रव्य, उनका प्रयोग हम क्रॉनिक रीनल फेल्यूर या एक्यूट रीनल फेल्यूर में करते हैं। और वो सारे मूत्र जनन द्रव्य कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का कार्य करते हैं। और किडनी की चिकित्सा में कहीं ना कहीं 90% मैं आपको बताऊं एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। और वो एंटीऑक्सीडेंट ही हमारे जहां पर आम का पाचन करने वाले या फ्री रेडिकल्स को पचाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम कि धातु के लेवल पर, या भूताग्नि जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं पुनर्नवा। पुनर्नवा। तो इस प्रकार वहां होता है। तो डिपेंड करता है कौन सी डिजीज कैसी है उस आधार पर। क्वेश्चन क्लियर क्लियर हुआ डॉक्टर आपको? चलिए, तो यहां हमने देखा ये सारी चीजें। अब साम निराम का ज्ञान का प्रयोजन क्या है? तो साम दोष हुआ तो दीपन पाचन करना है आपको। तत्पश्चात उसके बाद क्या करेंगे आप? शोधन चिकित्सा करेंगे।